Hello everyone, welcome to my channel Biology Basics. Here I'm with new video and today's video is from the chapter Natural Resources of class 9th NCERT. स्टूडेंट्स, आपको आपका सेकंड टर्म का सिलेबस ऑलरेडी पता है। उसमें आपको बायो पोर्शन में से 3 चैप्टर आएंगे, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। व्हाई डू वी फॉल इल वाला चैप्टर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources are those sources created in nature that are used and usable by human। ऐसे रिसोर्सेज जो कौन क्रिएट करता है, नेचर, और ये यूज़फुल होते हैं ह्यूमन के लिए। फॉर एग्जांपल सॉइल, वाटर, सोलर एनर्जी। ठीक है, अब नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स। There are 2 types of natural resources, inexhaustible and exhaustible। इनएग्जॉस्टिबल अबंडेंस अमाउंट में हमारे नेचर में पाए जाते हैं और हम इनका एक्सेस यूज़ भी करते हैं तब भी ये ख़त्म नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, सॉइल, सोलर एनर्जी एंड वाटर। एग्जॉस्टिबल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में पाए जाते हैं और अगर हम इनका एक्सेस यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इनके। ऑयल, कोल, नेचुरल गैस। और ये फर्दर 2 टाइप्स के हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, अंडरग्राउंड वाटर। नॉन रीन्यूएबल वो होते हैं जिनको हम रीन्यू नहीं कर सकते, कोल, मिनरल, पेट्रोल। अगर हम इनको रिन्यू करने लगेंगे तो 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं इनको रिन्यू करने में, सो दे कम्स अंडर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में आपका आता है अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर। ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, आपका बायोस्फीयर बनाती हैं। ठीक है, बायोस्फीयर के फर्दर 3 टाइप्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर में आपका लैंड आता है। ठीक है, जो आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ है वो आती है आपकी लिथोस्फीयर में। लिथो का मतलब होता है लैंड। हाइड्रोस्फीयर में आपका वाटर कंपोनेंट आते हैं, लाइक लेक, रिवर, ओशन। ओके, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। और 75% वाटर जो है आपकी अर्थ पे प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर किससे बना होता है, आपके गैसेस और वाटर वेपर क्या बनाते हैं, आपका एटमॉस्फेयर बनाते हैं। और ये क्या करता है, ब्लैंकेट की तरह एक्ट करता है और आपकी होल अर्थ को कवर करके रखता है। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर कंपोनेंट। अब बायोस्फीयर के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आता है आपका लिविंग बींग्स, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए और ह्यूमन हो गए। और एबायोटिक कंपोनेंट में आपके नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे एयर, वाटर और सॉइल। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या बनाता है, आपका रिसोर्सेज बनाता है और जो आपकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है। ओके, नेक्स्ट इज योर एटमॉस्फेयर, जिसको हम एयर भी बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा है जो एटमॉस्फेयर है वो किसका मिक्सचर है, गैसेस और वाटर वेपर का। तो कौन कौन सी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हेयर द कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है एंड CO2 0.03% है। अब नाइट्रोजन जो है मोस्ट अबंडेंट गैस है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कम्पिटिटिव एग्जाम। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन एंड कंबशन। ऑक्सीजन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर देयर रेस्पिरेशन एंड कंबशन। ओके, और इसका अमाउंट कितना है एयर में, 21%। ठीक है, और विनस एंड मास पे जो है वो मेजर कंपोनेंट कौन सा है एटमॉस्फेयर का, दैट इज CO2 और इसका कंसंट्रेशन कितना है, 95 to 97%। और CO2 कैसे प्रोड्यूस होती है, कंबशन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से। CO2 को फिक्स करने के 2 तरीके हैं, फोटोसिंथेसिस, और जो मेराइन एनिमल हैं वो डिजॉल्व कार्बोनेट से अपनी सेल्स बनाते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। क्या रोल है एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट को कंट्रोल करने में। एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक्ट करता है ब्लैंकेट की तरह और इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। और एयर जो है उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम डे टाइम में कैसे करेगा इफेक्ट और नाइट टाइम में कैसे करेगा। तो डे टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज रहता है और नाइट टाइम पे डिक्रीज रहता है। अब अर्थ पे टेम्परेचर कितना रहेगा, एवरेज 40 डिग्री सेल्सियस और नाइट टाइम पे 0 डिग्री सेल्सियस। बट मून पे क्या होता है, 110 डिग्री सेल्सियस डे टाइम पे होगा और -190 डिग्री सेल्सियस नाइट टाइम पे होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है लाइक योर अर्थ। ओके, मूवमेंट ऑफ एयर, इसको हम और क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। और मूवमेंट कैसे हो सकती है विंड की, जेंटल भी हो सकती है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है और स्टॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है जो चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, आइदर हीटिंग ऑफ एयर और फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, जो लैंड एरिया है वो आपका जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेरिजन टू वाटर। और रेडिएशन क्या कॉज करती है, आपका कन्विक्शन करंट कॉज। जो एयर मॉलिक्यूल हैं उनकी मूवमेंट कहाँ से होगी, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे सन है तो इसकी रेडिएशन कहाँ पड़ रही है, अर्थ पे पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, वो लैंड एरिया वार्म हो रहा है और उसके साथ जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, हीटअप हो रहे हैं। तो वो जब
एयर जो है वो हीट हो जाती है तो वो लाइट हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। और इसकी जगह कौन मॉलिक्यूल आ जाते हैं फिर, कूल एयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कूल एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं और उनके पास प्रेशर ज़्यादा होता है। तो अभी हमने पढ़ा जो एयर की मूवमेंट होगी वो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होगी, ओके। सो ये हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करना स्टार्ट कर देंगे और क्या होगा, डिफरेंस आएगा टेम्परेचर में, तो डिफरेंस एयर प्रेशर में भी डिफरेंस आएगा। तो एयर की मूवमेंट कहाँ से होगी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, जो क्या करते हैं विंड करंट जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रीजन कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन में मूवमेंट कैसे होती है, कोस्टल रीजन वो रीजन होते हैं जहाँ पे आपका लैंड और सी एरिया कंबाइन होता है, ठीक है। दिस रीजन इज नोन एज कोस्टल रीजन। अब डे टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, सी टू लैंड होगी मूवमेंट एयर की, और नाइट टाइम पे लैंड टू सी होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डे टाइम ने हमने पढ़ा जो लैंड है आपकी वो जल्दी गर्म हो जाती है एज कंपेरिजन टू वाटर। तो वार्म एयर जो है वो ऊपर उठेगी और कूल एयर उसकी जगह ले लेगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर की मूवमेंट होती है, ठीक है। और जो आपका लैंड एरिया है वो जल्दी ठंडा हो जाता है एज कंपेरिजन टू वाटर एरिया एट नाइट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज रेन। रेन इज अ लिक्विड वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट दैट हैव कंडेंस्ड फॉर्म एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, ठीक है। और ये मेजर कंपोनेंट है वाटर साइकिल का और रिस्पॉन्सिबल होता है जो फ्रेश वाटर है अर्थ पे उसके लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल क्या है। तो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर, कहाँ से, अर्थ से एटमॉस्फेयर में, एंड देन बैक टू ग्राउंड और अर्थ सरफेस, फिर से अर्थ पे आना, ठीक है, अर्थ सरफेस पे आना। तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। अब हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। सो हेयर द डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। अभी हमने पढ़ा जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होती रहती है वाटर की, कहाँ से, अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से फिर से आपके अर्थ सरफेस में। तो इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। अब देखते हैं कैसे कैसे होता है ये चीज़। तो क्या है, ये कोई वाटर बॉडी है, आइदर इट्स लेक, रिवर और ओशन, ठीक है। सन रेज पड़ रही हैं तो क्या हो रहा है, वाटर हीटअप हो रहा है, हीटअप हो रहा है तो वो वेपर की फॉर्म में राइज अप हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेपोरेशन, ठीक है। एंड प्लांट्स जो होते हैं वो ऑल्सो लूज वाटर फ्रॉम लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एज द वाटर राइज अप, जैसे जैसे पानी ऊपर जाता रहेगा तो क्या होगा, एयर कूल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और वो ड्रॉपलेट की फॉर्म ले लेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वाटर वेपर होते हैं वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, वाटर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, और ये ड्रॉपलेट किसकी फॉर्मेशन कर देती है, आपके क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। जब क्लाउड हैवी हो जाएंगे क्योंकि उनमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट हो गया होगा, और जो ड्रॉपलेट होंगी वो क्या कर देंगी, फिर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में फिर से अर्थ सरफेस पे आ जाएंगी। प्रेसिपिटेशन मीन्स जब क्या होगा, आपका जो वाटर है वो रिलीज हो जाएगा क्लाउड से इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और हेल, ओके। फिर क्या होगा, जो कुछ वाटर जो है वो आपके ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर में चला जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा, एंड कुछ क्या होगा, फिर से कलेक्ट हो जाएगा आपके रिवर्स में, ठीक है, जिसको हम प्रिकलेक्शन बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और ये प्रोसेस इसी तरह चलती रहेगी, फिर से सन की रेस पड़ेंगी और फिर से वाटर राइज अप होगा, ठीक है। अब हम स्टेप समझ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू एटमॉस्फेयर एंड देन बैक टू द ग्राउंड सरफेस, ओके। नेक्स्ट, जब वाटर सन रेज पड़ेंगी तो वाटर क्या होगा, हीटअप होगा और वाटर वेपर की फॉर्म में वो एयर में चला जाएगा, एयर एक्सपेंड होगी और कूल हो जाएगी, ठीक है। कूलिंग के बाद क्या होगा, जो वेपर होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे, एंड कंडेंसेशन क्या करेगी, फॉर्मेशन कर देगी ड्रॉपलेट्स की, और ड्रॉपलेट्स क्या बनाती हैं, आपके क्लाउड फॉर्मेशन कर देती हैं। और जब क्लाउड में ड्रॉपलेट्स बड़ी हो जाती हैं तो वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू अर्थ पे आ जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड यू। एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इवेपोरेशन, प्रोसेस ऑफ टर्निंग लिक्विड इनटू वेपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन, फिर वाटर बिकम्स लिक्विड, ठीक है, वाटर वेपर्स बिकम लिक्विड। एंड प्रेसिपिटेशन, वाटर रिलीज फ्रॉम क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल एंड स्लीट। प्रिकलेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इटसेल्फ, ओके। अब नेक्स्ट, रेनफॉल पैटर्न जो है वो कौन डिसाइड करता है, आपका विंड पैटर्न डिसाइड करते हैं। और जो इंडिया के मैक्सिमम पार्ट्स में
रेन जो होती है वो कैसे आती है, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून की वजह से, ठीक है। एंड डिप्रेशन इन द वे ऑफ बंगाल हैव कॉज्ड रेन इन सम रीजन, ठीक है। सो दिस इज फॉर द टुडे, एंड इफ यू थिंक दिस सेशन इज useful for you, so like, share and subscribe my channel, and this share this video with your friend also, and thank you for watching. Bye bye.